2022 का विधानसभा चुनाव सर पर है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कोविड फिर तेज़ी से फैल रहा है। इसको लेकर के रैलियों की संख्या घटा दी गई है। कई पार्टियों ने रैलियों को न करने का और ऑनलाइन करने का मन बना लिया है। ऐसे में हम ऐसे नेताओं के पास पहुंच रहे हैं जो बनारस राजनीति की धुरी कहे जाते हैं और 2022 में किस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ इकबाल कौसर जी हैं उर्फ बोधा अंसारी। इनसे हम बात करेंगे। AIMIM के ये नेता हैं और पहले अच्छे पद पे रहे हैं यहाँ पर, लेकिन कुछ निजी कारणों से इन्होंने, हालांकि ये रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं उत्तर प्रदेश राजनीति AIMIM के, तो इनसे हम बात करेंगे कि 2014 में जब मोदी यहाँ से लड़ने की शुरुआत किए उस समय बहुसंख्यक की राजनीति होने लगी। उसके पहले तक अल्पसंख्यक की राजनीति होती थी। हर पार्टियां जो हैं अल्पसंख्यकों को अपनी तरफ लुभाने के हर प्रयास करती थी, लेकिन 2014 से ये बदलने के बाद 2022 में वो किस जगह पर आ गया है, इसके बारे में हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि अगर समाजवादी पार्टी जो मुसलमानों की हितैषी बनती है, कांग्रेस, बसपा सभी मुसलमानों की हितैषी बनते हैं और वहीं 2017 में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं लड़ाई बीजेपी ने, फिर भी वो बहुमत में आई, तो ऐसे में किस तरीके से AIMIM लड़ेगी 2022 का चुनाव और ओवैसी का कितना इम्पैक्ट रहेगा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अभी उनके ऊपर तो एक कलंक लगा हुआ है कि वो बीजेपी की बी टीम है। तो इससे उभरते हुए 2022 का चुनाव किस तरीके से AIMIM लड़ेगी, इसके बारे में प्रकाश डाल। देखिए, यहाँ पे जो है जो बड़े लोग हैं, हमारे माइनॉरिटी के लोग, समझ रहे हैं, वो थोड़ा सा पॉलिटिकल पावर ना होने की वजह से अपने आप को कमज़ोरी महसूस करते हैं। सफ़ेद पोस्ट लोग तो चूना देख रहे हैं ना, पान में जो खाया जाता है चूना, वो चूने की तरह है। और कत्था जो है गरीब आदमी है, मटमैला होता है कत्था, तो कत्था जो है मटमैला रहता है। अगर किसी कपड़े पर चूना गिर जाए तो सूख जाएगा, इस तरह झटकार देंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। और कत्था भी गिर जाएगा तो अपनी छाप नहीं छोड़ पाएगा, थोड़ा बहुत छोड़ेगा, मगर सूखने पर झाड़ देंगे तो निकल जाएगा। मगर चूने और कत्थे को मिला दिया जाएगा तो ऐसा छाप पड़ जाएगा कि हिंदुस्तान में अभी कोई डिटर्जेंट ऐसा नहीं बना कि तुरंत निकल जाए। तो ये दोनों जब आपस में मिल जाएंगे तो हम इस देश की धुरी और देश की सेवा करने का जो हमें सौभाग्य प्राप्त होगा, मैं वो करना चाहता हूँ कि मैं अपने देश की सेवा करूँ MIM के बैनर तले, उस विचारधारा से। और कोविड के बारे में मैं इसलिए नहीं कह सकता कि मैं उसका विशेषज्ञ नहीं हूँ। बहुत से ऑडियो वीडियो ऐसे आते हैं जो कोविड को फ्रॉड भी बताते हैं और हमें भी ये लगता है कि सरकारी बीमारी है, जब वो चाहती है सरकार घटा देती है, जब चाहती है वो बढ़ा देती है। लगता है इसमें किसी का निजी स्वार्थ। भाजपा न मुसलमानों से बढ़िया तालमेल बना पाई, न मुसलमान भाजपा से तालमेल बना पाए, लेकिन बी पार्टी के नाम पर फ़ायदा मिलता है। भले वो बी पार्टी हो या ना हो, लेकिन फ़ायदा तो कहीं ना कहीं भाजपा को होता है। तो क्यों ना दोनों मिलके एक साथ चुनाव लड़ें? दोनों इसलिए नहीं मिलेंगे कि एक तो 30 सेकंड की आपको कहानी समझा दूं। एक दुकान पर छाता बिक रहा था, उस पर लिखा था 1 दाम की दुकान। एक आदमी छाता खरीदने गया, कहा कितने का है, कहा 100 रुपये का, कहा 80 का दोगे। चूँकि 1 दाम की दुकान थी तो उसने कहा नहीं आप 80 वाला ले लो। जब 80 वाला दिया तो उसने कहा 60 का दोगे, तो कहा नहीं भाई 1 दाम की दुकान है, आप 60 वाला ले लो। जब 60 वाला दिया तो कहा 40 का दोगे, तो दुकानदार ने गुस्से में कहा फोकट का लोगे, तो कहा दूढ़े दोगे। तो ये जो सेकुलर नाम निहात पार्टी हैं, इनको जब हराम की वोट मिलेगी तो हमसे भी लेंगे, हमारी आने वाली नस्लों से भी लेंगे, तो हमसे काय गठबंधन करेंगे। फोकट का चाहिए तो दोड़ो चाहिए, यही हो रहा है इस देश में। और ओवैसी साहब ने माइनॉरिटी के ऊपर रंग कार्ड डाल दिया है। जो इनका सियासी रूपी जो है दिल था, हृदय था, वो काला हो चुका था क्योंकि सियासत से दूर हो गए थे। उसमें रंग कार्ड डाल दिया है, वो अभी गिरे हुआ है, वाइट नहीं हुआ है। यहाँ जनता अगर माइनॉरिटी के लोग उसमें थोड़ा सा किलो पाल दे दे तो वाइट हो जाएगा। इस देश का नज़ारा हम बदल के दिखाएंगे और सबको इंसाफ देंगे। अच्छा, 2022 में मुस्लिम किस पार्टी की तरफ रुख कर रहा है? AIMIM की तरफ जा रहा है, सपा, बसपा, कांग्रेस, किधर जा रहा है? क्योंकि ये माना जा रहा है कि जिधर मुसलमान वोट जाएगा उत्तर प्रदेश में सरकार लगभग उनकी बननी तय है।
लेकिन वहीं अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा जो है मुसलमानों का समर्थन लेने को तैयार भी नहीं है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि यहाँ पे पल पल में समीकरण इस बार तो बदलना है। कोविड की वजह भी है और इन लोगों की हट धर्मी जो बीजेपी के लोग गुंडई कर रहे हैं और गुंडे जैसे बयान, टपोरी जैसे बयान आ रहे हैं, पल पल बदल रहे हैं। अगर हिंदू भाई भी थोड़ा सा चेत लेंगे, ये तो सत्य है कि भाजपा को जो परसेंटेज 2017 में मिला था वोटों का, वो आधा हो जाएगा। हाँ, ओवैसी बी टीम लोग कहते हैं ये तो जब भी कोई आएगा, क्रैक ऑफ दी वर्ल्ड, क़यामत तक भी कोई आएगा तो मुमकिन है कि मुस्लिम वोटों में ही सेन लगेगी, तो उसको बी टीम तो कह सकते हैं। ये उनका कहने का काम है, वो कहा करे, ये इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं है। आप आ रही है तो वो बी टीम नहीं है किसी की। कांग्रेस का यहाँ कोई जनाधार नहीं है, वो बी टीम नहीं है। कांग्रेस को इस हिसाब से तो लड़ना ही नहीं चाहिए, हर जगह 2-4-5 हज़ार वोट पाती है। तो अगर MIM भी पाती है तो 5,000-10,000 वोट इसी तरह हम अपना बढ़ाएंगे। और कांग्रेस को तो जो है तो हम नहीं समझते कि कांग्रेस यहाँ उठ पाएगी। अभी बहरहाल भविष्य उसका अभी उज्ज्वल नहीं है। अब मुसलमान अपने भविष्य के बारे में सोचें, माइनॉरिटी और दलितों की भी मैं बात करूंगा, क्योंकि वो भी बड़े सताए हुए हैं, एक ज़माने से सताए जा रहे हैं। हज़ारों साल का इतिहास उठा के हिंदुस्तान का देखेंगे, दलितों के ऊपर जुल्म हुआ है और कोई राजा हिंदू ऐसा नहीं हुआ जो दलितों को इंसाफ दिया। अगर इंसाफ दिया तो मुस्लिम राजा और नवाब और बादशाहों ने ही दिया है। मैं उनसे भी कहूँगा कि वो अपने बारे में सोचें, अपने ऊपर डिबेट करें तो ज़्यादा बेहतर है। सपा बसपा कांग्रेस पर डिबेट ना करें। डी फॉर और RSS की यहाँ 3-4 ब्रांच काम कर रही है। A फॉर अखिलेश, B फॉर BJP, C फॉर कांग्रेस, D फॉर दलित की बेटी यानी दौलत की बेटी मायावती। ये सब कहीं ना कहीं से RSS के दबाव में ही काम करते हैं। हमारा नंबर तो MIM का बहुत आगे है भाई। हम तो जो बोलते हैं खरा बोलते हैं, हमारा कायद भी खरा बोलता है, बुरा लगे अपने घर जाओ। वो बोलता है, दहाड़ के बोलता है, रैलियों में बोलता है, डिबेट में बोलता है, लोकसभा में बोलता है। वो चोरी छिपे नहीं बोलता है। मैं उसी का फॉलोअर हूँ, वही मेरा कायद है, वही मेरा नेता है और उसी को मैं मानता हूँ। अच्छा, ऐसा क्या है कि जो मुस्लिम हैं वो मोदी और योगी के हमेशा खिलाफ रहते हैं, या जो भी सरकारी योजनाएं हैं क्या मुसलमानों को नहीं दी जाती हैं, या फिर जो भी सरकारी काम हो रहे हैं जैसे सड़क निर्माण हो रहा है या बिजली दी जा रही है, पानी दी जा रही है, तो क्या कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों को काट कर दिया जाता है, या फिर उन पर कोई ऐसा जुल्म किया जाता है, या कोई ऐसी घटना भी नहीं हुई है 2014 के बाद से? फिर क्यों मोदी और योगी के खिलाफ या BJP के खिलाफ मुसलमान रहते हैं? नहीं, जगह जगह मोबिलिसिंग होती है, सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है। हमें जो है तो कोई सरकार आ जाए, सड़क बना दे, जन्नत बना दे, उससे क्या मतलब है? हमें अपनी सुरक्षा और मान सम्मान की रक्षा करनी है ना। अगर वैसी की भी सरकार आ गई तो उससे भी हमें क्या फ़र्क पड़ेगा? काम तो हमें अपनी मेहनत करना है। मुसलमान तो यहाँ पे मजदूरा है, मजदूरी करता है। ना हमारी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, ना बड़े मॉल हैं, ना कुछ है। हमें मेहनत करना है। हम पंचर बनाते हैं, साड़ी बनाते हैं, कोई लूम चलाता है, कोई टाली चलाता है, कोई ठेला चलाता है। उससे हमसे क्या मतलब है? अगर हमारी मान सम्मान ही ना रह जाए और हमें हमारे मज़हब के ऊपर भी ये लोग जो है व्यंग कसते हैं या ताना कसी करते हैं। मेरा मज़हब ये नहीं सिखाता किसी को बुरा कहो। वो इसलिए कि अगर तुम किसी झूठे को झूठा कहोगे तो वो तुम्हारे सच्चे को झूठा कह देगा। मेरी किताब ये सिखाती है। इसलिए अगर वो गलत हैं भी तो मैं गलत कतई नहीं कह सकता, मैं इसकी हिमायत नहीं कर सकता। अगर कोई माइनॉरिटी का बंदा भी करता है तो मैं उसकी मजम्मत करूंगा और करता हूं, करता रहूंगा, क्योंकि ये हमारे मज़हब ने सिखाया है। अच्छा, अगर बात किया जाए विकास की, बनारस PM मोदी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पर तमाम तरह के विकास कार्य हुए हैं, लगातार हो रहे हैं, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि बनारस से जो भी संदेश जा रहा है पूरे ऑल वर्ल्ड जा रहा है, कहीं ना कहीं मंदिर का मुद्दा है या फिर सड़कों का रिंग रोड है। हर तरफ पूरे पूर्वांचल में 4 लेन 6 लेन की सड़कें बनी। बिजली जो है 20-22 घंटे, अखिलेश यादव की सरकार थी तो बिजली कम मिलती थी। पानी भी 24 घंटे अब मिलने लगा है। तो ऐसे में आप किस तरीके से यहाँ के विकास को देखते हैं और इस विकास को उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान से जोड़ करके किस तरीके से देखते हैं कि कितना विकास हुआ है? देखिए, GST को लेके जो है तो जो परेशानी जितने लोगों को हुई है और जो उसमें कम पढ़े लिखे लोग जितने भी थे सब फेल हो गए। इतनी वर्किंग उसमें हो गई, इतने अनाप शनाप नियम उसमें है। मतलब जो आदमी कंप्यूटर या इंग्लिश नहीं पढ़ा उसको बहुत दिक्कत हो रही है।
किसी का खून चूस के अगर विकास करोगे तो इसे हम विकास नहीं समझ सकते। वो विकास मेरे किसी काम का नहीं है। जब मेरे पास गाड़ियाँ नहीं रहेगी चलने के लिए तो हम रोड पर किस लिए जाएं? आज जो व्यापारी ये कोविड की वजह से जो परेशान है पूरे दुनिया में, हिंदुस्तान में भी है, तो उसकी भरपाई दुनिया में कोई कर सका है? जाके देख लीजिए, यहाँ जितने बड़े बड़े कारोबारी सबों ने अपनी ज़मीन जायदाद बेचा। मैं खुद एक ज़मीन बेच चुका हूँ और यहाँ जितने गिरफ्त हैं, मेरे व्यापारी तक कुछ हैं, अपने फ्लैट वगैरह बेच के इस कारोबार को किसी तरीके से रोक रखा है। इसको विकास थोड़ी नहीं कहेंगे, इसको विकास नहीं कहेंगे। अब ताजमहल को बेच के अगर विश्वनाथ मंदिर बना दिया जाए तो इसको विकास कहेंगे। एयरपोर्ट को बेच के विश्वनाथ मंदिर बना दिया जाए, इसको विकास कहेंगे। और विश्वनाथ मंदिर बने, अच्छा बने, भव्य बने, इसकी मैं सराहना करता हूँ, मगर ये सब सरकारी खर्चे से या सरकारी पब्लिसिटी से नहीं होना चाहिए, ताकि दूसरे संप्रदाय को इसका हसद ना हो। यह हसद हो रहा है। हम लोगों के तमाम इज्तिमा वगैरह होते हैं, मस्जिद वगैरह बनती है, 10 रुपये 5 रुपये देखे होंगे, चंदे उतरते हैं, चंदे से बनते हैं, वो अपना प्राइवेट बनाए चलती। ये सरकार का काम नहीं होना चाहिए। और विकास इसको हम नहीं मानते। हम लोगों की कमर टूट गई। एक मकान मैंने खुद बेचा है भाई। बनारस में शहर में कुछ परिवर्तन हुआ है? अपने इलाके में तो नहीं हुआ है, अपने इलाके में परिवर्तन तो नहीं हुआ है। शहर में कैसे दिखते हैं? शहर में हम शहर में आते जाते हैं, अपने में नहीं हुआ है। कुछ हाईवे वगैरह भी इन लोगों ने काम किया है। 10 रुपये का जो पेड़ होना चाहिए, 10,000, 20,000, 50,000 या 2-2 लाख रुपए का पूरा जो है खजूर का पेड़ लिया के लगा दिए। उनकी अम्मा दहेज में लेके आई, इनका जो कोई लगाया है। वही पेड़ 20 रुपये का भी लगा के आप उसको पनपा सकते थे ना। 2-2 लाख रुपए का पेड़ एक लाख का सुना के आया है। और ये लतर लगी है का मेक इन इंडिया का नारा दे के सब चाइना की लतर लगी है। क्या बेवकूफ़ बना रहे हो यार, ये विकास कहते हैं? ये महाविनाश की ओर जा रहे हैं, पब्लिक को भरमा रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं ये लोग। ये गलत हो तो बताइए। 1-1 लाख का खजूर का पेड़ लिया के आपने लगा दिया। अच्छा, ये बताइए कि 2022 में AIMIM का मास्टर प्लान क्या है? किस तरीके से लड़ाई लड़ेंगे आप? क्या मुद्दे होंगे आपके और कितनी सीटें जीतेंगे? सीट तो देखिए 10-20 सीट हम जीत सकते हैं, कम से कम भी जीतेंगे, 20 सीट जीत सकते हैं। और ये हमारी शुरुआत है। और जैसे ही हम यहाँ पे, हमने अभी कहा ना कि यहाँ पे ये धरती शक्ति की पूजा करती है और DNA सबका वही है, समझ रहे हैं? तो जिस दिन हमारे पास 20-30 सीट की भी शक्ति अगर आ गई तो अगली बार देखिएगा वो 300 सीटों पर लोग चंदा देकर टिकट लेने के लिए हमारी पार्टी में लाइन लगाए रहेंगे, सभी संप्रदाय के लोग। शक्ति की भक्ति यहाँ होती है। मैं उसी की कल्पना कर रहा हूँ कि शायद ऐसा ही हो। नहीं, मास्टर प्लान क्या है लड़ने का, चुनाव लड़ने का? मास्टर प्लान तो यही है, लड़ेंगे, कितने जीतेंगे। सीटों पर लड़ाएंगे? मुद्दे क्या होंगे? 100 सीट पर लड़ाएंगे, हो सकता है कि 150 पर लड़ाएं। और 40% तो हमारे समझ से पार्टी का जो रुझान आ रहा है, हमारे गैर मुस्लिम भाई, हिंदू भाई भी लड़ेंगे। हाँ, 30 से 40% गैर मुस्लिम भाई भी लड़ेंगे और हम लोग उनको लड़ाएंगे भी। कुछ लोगों से हमसे पर्सनली भी बात हुई, हमने कहा नहीं यार, जी जान से लड़ा देंगे। मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे इंसाफ मिलना चाहिए सबको। इंसाफ मिलेगा तो अमन रहेगा। इंसाफ से ही तो सब है। अगर संविधान की बात करें, संविधान के हिसाब से चलेंगे, जब इंसाफ करेंगे तो सबको हक मिलेगा। इंसाफ की बात करेंगे सब मिलेगा। हमारे संविधान में तो लिखा ही है बाबा साहब ने, जब हम उसके साथ इंसाफ करेंगे तो सबके साथ इंसाफ होगा। ये थे इकबाल कौसर जी, AIMIM के नेता हैं और इन्होंने बताया कि 2022 में लगभग 150 सीटों पर AIMIM के कैंडिडेट लड़ेंगे, जिसमें 40% सीटें गैर मुस्लिम बिरादरी की होंगी और इंसाफ एक मुद्दा होगा जिस पर ये उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 लड़ेंगे।